नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उन 100 जरूरी कॉन्सेप्ट्स की जो हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि असल में ये हमारी इकोनॉमी को चलाते कैसे हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये शब्द न्यूज़ में सुने हैं, है ना? कि जीडीपी बढ़ गई, रेपो रेट घट गया। सुनने में ये सब काफी भारी भरकम लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारी गुत्थियों को एक एक करके सुलझाएंगे और हर चीज एकदम साफ हो जाएगी। अच्छा, तो किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? ये जानना कि उसे नापते कैसे हैं। इससे आप एक क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड की तरह समझ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि देश की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और इस स्कोर कार्ड का सबसे जरूरी नंबर है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक साल के अंदर हमारे देश में बनी हर चीज और दी गई हर सर्विस की टोटल वैल्यू है। मतलब सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज की कीमत। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब है कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है। लेकिन जीडीपी से पूरी कहानी पता नहीं चलती। ये तो पूरे देश की कमाई है। पर एक आम आदमी कितना कमा रहा है, इसका अंदाजा हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से। इसमें देश की कुल आमदनी को कुल आबादी से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें हर नागरिक की औसत आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ग्रोथ का मतलब है सिर्फ पैसा बढ़ना, इकोनॉमी का साइज बड़ा होना। वहीं डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की जिंदगी बेहतर होना, अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, बेहतर रहन सहन। ये याद रखना जरूरी है कि ग्रोथ का मतलब हमेशा डेवलपमेंट नहीं होता। तो अब हम ये तो जान गए कि इकोनॉमी को नापते कैसे हैं। पर अगला सवाल ये है कि इतने सारे पैसे के लेन देन को मैनेज कौन करता है? कंट्रोल किसके हाथ में है? चलिए अब उन ताकतों को समझते हैं जो हमारे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। महंगाई एक ऐसा शब्द जिससे हम सब वाकिफ हैं। इकोनॉमी की भाषा में इसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब है वो रफ्तार जिससे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो हमारे पैसे की वैल्यू यानी उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। अब लगातार बढ़ती कीमतें किसी भी इकोनॉमी की नींव हिला सकती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इस महंगाई के घोड़े पर लगाम कौन कसता है? इसे कंट्रोल किया कैसे जाता है? और इसका जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। 1935 से काम कर रही ये संस्था हमारी इकोनॉमी की गार्डियन है। इसका सबसे बड़ा काम देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना और महंगाई को काबू में रखना है। अब आरबीआई ये काम करता कैसे है? उसके पास कुछ बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। फिर है रिवर्स रेपो रेट, जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। और एक है कैश रिजर्व रेशियो, यानी पैसों का वो हिस्सा जो हर बैंक को आरबीआई के पास जमा रखना ही पड़ता है। इन्हीं रेट्स को ऊपर नीचे करके आरबीआई मार्केट में पैसों के फ्लो को कंट्रोल करता है। पर रुकिए, इकोनॉमी को सिर्फ आरबीआई ही नहीं चलाता। सरकार भी अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी योजनाओं और टैक्स के जरिए एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। चलिए देखते हैं कि सरकार लंबी प्लानिंग और टैक्स के जरिए इकोनॉमी को कैसे डायरेक्शन देती है। भारत की आर्थिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। 1951 में पहले 5 ईयर प्लान के साथ देश में इंडस्ट्री की नींव रखी गई। फिर आया 1991 का वो ऐतिहासिक दौर जब आर्थिक सुधारों ने भारत के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। और हाल ही में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, जिसने एक देश एक टैक्स की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। अब सरकार ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से लाती है? जवाब है टैक्स से। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे आपकी इनकम या कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान और सर्विसेज पर लगता है, जैसे जीएसटी। इसका बोझ घूम फिरकर हम जैसे ग्राहकों पर ही आता है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी के दिल की, यानी इसके सेक्टर्स, इसके लोग और उनकी तरक्की। क्योंकि दिन के आखिर में कोई भी इकोनॉमी अपने लोगों के लिए ही तो होती है। इंडियन इकोनॉमी को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती-बाड़ी और माइनिंग आती है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, यानी हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं,
जैसे बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म। वक्त के साथ भारत खेती पर अपनी निर्भरता कम करके सर्विस सेक्टर की तरफ तेजी से बढ़ा है। किसी भी इकोनॉमी की कामयाबी का एक बड़ा पैमाना ये भी है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों का कितना ध्यान रखती है। इसी को नापने के लिए होती है गरीबी रेखा। ये इनकम का वो लेवल है जो किसी इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान पूरी करने के लिए चाहिए होता है। एक और बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है बेरोजगारी। जब कोई इंसान काम करना चाहता है और काम करने के लायक भी है पर उसे काम नहीं मिलता, तो ये सिर्फ उस एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि देश अपनी ह्यूमन रिसोर्स का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। आज के ज़माने में कोई भी देश अकेले तरक्की नहीं कर सकता। भारत की इकोनॉमी भी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वो बाकी दुनिया के साथ कैसे जुड़ती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, साल 1991 भारत के लिए एक गेम चेंजर था। एक बड़े आर्थिक संकट के बीच भारत ने बड़े सुधारों का रास्ता अपनाया, जिसने देश की इकोनॉमी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इन सुधारों को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: लिबरलाइजेशन यानी व्यापार पर सरकारी कंट्रोल और लाइसेंस राज को कम करना, प्राइवेटाइजेशन यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देकर उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाना, और ग्लोबलाइजेशन यानी भारतीय इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ मजबूती से जोड़ना। इस ग्लोबल स्टेज पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं। ये संस्थाएं सदस्य देशों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती हैं और दुनिया भर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करती हैं। तो ये थे वो कुछ ज़रूरी हिस्से जो मिलकर भारत की इस विशाल और पेचीदा इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? भारत की इकोनॉमी यहाँ से किस ओर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ है।